Hello and welcome to the Civil Study Cafe. You're watching the MPPSC Mains Answer Writing Discussion Series with Civil Study Cafe. नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टडी कैफे में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं सेकंड पेपर 2018 का। उसमें सेक्शन ए में हम डिस्कस कर चुके हैं 3 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस और साथ ही साथ में हमने डिस्कस कर लिया है 6 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चंस। ओके गाइज, अब चलते हैं आगे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 15 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस सेक्शन ए के। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, आप हमारे इस सिविल स्टडी कैफ़े के प्रोग्राम से जुड़कर आप आंसर्स का पैटर्न्स स्टडी कर सकते हैं। आंसर्स का फॉर्मेट क्या होना चाहिए ये आप यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही साथ में यहाँ से आप सीख सकते हैं कि क्वेश्चन का वेरिएशन क्या होता है और उसकी डिमांड क्या होती है। डिमांड के हिसाब से क्वेश्चन का आंसर हमें किस टाइप से फुलफिल करना चाहिए। ओके गाइज, जिससे हमारे मार्क्स और ज़्यादा अच्छे आ सकें। और यदि मार्क्स हमारे मेंस में अच्छे आते हैं तो हमारी सीट फिक्स हो जाती है। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं 15 मार्क्स के क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान में प्रावधिक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की मूलभूत मान्यताओं व उपयोगिता पर एक आलोचनात्मक लेख लिखिए। देखिए, क्वेश्चन को आपको ठीक से समझना जरूरी है। यदि आपने क्वेश्चन को ठीक से नहीं समझा है, स्पेशली 15 मार्क्स वाले क्वेश्चंस जो होते हैं एमपीपीएससी मेंस में, पुराना पैटर्न है, न्यू पैटर्न में अब ये 11 मार्क्स का हो जाएगा 200 वर्ड्स में, बट ये 300 वर्ड्स में है और 15 मार्क्स का है। ओल्ड पेपर की हम बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन काफ़ी लेंथी होता है और हमें काफ़ी बड़ा लिखना होता है। 2 से 3 पेज के एवरेज में हमें लिखना होता है और उसी हिसाब से क्वेश्चन डिमांड भी करता है। आपको क्वेश्चन को समझना काफ़ी ज़रूरी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं वो पूछ क्या रहा है। देखो, वो पूछ ये रहा है आपसे, भारतीय संविधान में प्रावधिक राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की मूलभूत मान्यता। पहली बात तो वो आपसे ये पूछ रहा है कि जो हमारा भारत का संविधान है उसमें नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है, सिंपल। और उन प्रावधानों में जो नीति निर्देशक तत्वों की जो मान्यता है वो क्या है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में वो पूछ रहा है उपयोगिताएं, जो मान्यता है वो क्या है और उनकी उपयोगिता क्या है। ये 2 बातें आपको पता होनी चाहिए। और तीसरी बात वो ये पूछ रहा है आपसे, एक आलोचनात्मक लेख लिखिए। मतलब जो मूलभूत मान्यता है नीति निर्देशक तत्वों के बारे में और उनकी जो उपयोगिता है उस पर आलोचनात्मक लेख लिखना है। यानी कि आपको एक तरह से उसकी खामियों के बारे में बताना है। तो आपको 3 तरह से चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, तो ही आप इस क्वेश्चन का आंसर फुलफिल करके आ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो आपको एक मार्क्स का जो कट ऑफ जो रहेगा मार्क्स का, वो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे इसमें, यदि आप ये सारी की सारी डिमांड जो है उसको फुलफिल करते हैं। तो यदि आप नहीं करते हैं तो यकीन मानिए आपको मार्क्स बिल्कुल एवरेज मिलेंगे या फिर एवरेज से कम ही मिलेंगे। और ज़्यादातर एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो यही गलती करते हैं। जैसे नीति निर्देशक तत्वों के बारे में उन्होंने देख लिया, बस नीति निर्देशक तत्वों के बारे में डिटेल में वो उन्होंने लिख के आ गए, उसमें मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं आपको। और सिविल स्टडी कैफे आपको यहीं तक ले जाता है, यानी कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है, उसको कैसे फुलफिल करना है, ये आपको स्पेशली बताया जाता है। और लिखी हुई चीज़ों को देखो हम डिस्कस नहीं करते हैं। जो चीज़ें लिखी रहती हैं, बहुत सारे चैनल्स में आपने देखा होगा, चीज़ें लिखी रहती हैं, उन्हीं को बोल बोल के पढ़ते जाते हैं। ये सब हम नहीं करते हैं और ना ही हमारा ये सब करने का कोई उद्देश्य है। हमारा सिर्फ और सिर्फ मुख्य उद्देश्य यही है सिविल स्टडी कैफे का कि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपके अंदर डेवलप हो, ताकि आप क्वेश्चन की डिमांड समझ पाएँ और यदि आपको क्वेश्चंस नहीं भी आ रहे हैं तब भी आप क्वेश्चन को बीट करके आ पाएँ। तो यही सिविल स्टडी कैफे का मेन उद्देश्य है। चलिए अब आंसर की तरफ चलते हैं। फिर से रिपीट करता हूँ एक बार, भारतीय संविधान के प्रावधिक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की मूलभूत मान्यताओं व उपयोगिता पर एक आलोचनात्मक लेख लिखिए। देखिए, आपको पता होगा नीति निर्देशक तत्व हैं क्या, इनके बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात करें तो हम जान लेते हैं इनका मुख्य उद्देश्य होता क्या है। आपको पता होगा इनका मुख्य उद्देश्य न्याय में उच्च आदर्श और स्वतंत्रता समानता बनाए रखना है और साथ ही साथ में लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है, ना कि पुलिस राज्य, है ना, जो कि हमें औपनिवेशिक काल में या फिर यूं कहें कि अंग्रेज़ों के ज़माने में हमें वो शासन देखने को मिलता था। वो शासन हमें नहीं चाहिए, ठीक है।
और वो शासन नहीं चाहिए। इसी के बदले हमें नीति निर्देशक तत्व जो है हमारे भारतीय संविधान में एक तरह से उनका प्रावधान किया गया है। इनका मुख्य उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही इन निर्देशक तत्वों का मूल उद्देश्य है। ओके गाइस, तो ये तो है इंट्रोडक्शन में आप और कुछ फैक्चुअल भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ऐड किया है नीति निर्देशक तत्व, यानी कि संविधान का भाग 4 को हम जब स्टडी करते हैं तो उसमें हमें आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक हमें नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन हमें उन आर्टिकल्स में देखने को मिलता है पार्ट 4 में। ओके, और आपको पता होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इन्होंने कहा है मूल अधिकारों के साथ साथ निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा एवं दर्शन है। तो इस प्रकार से आप एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन आप बना सकते हैं और इंट्रोडक्शन के बाद फिर आप बॉडी पार्ट की बात कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको मार्क्स मिलेंगे। इंट्रोडक्शन कैसा है उसके बेसिस पर भी आपको मार्क्स मिलते हैं मेंस में, और आपका बॉडी पार्ट क्या है उसके बेसिस पर भी आपको मार्क्स मिलते हैं, और कंक्लूजन आपका कैसा है उसके बेसिस पर भी आपको मार्क्स मिलते हैं। ओके, तो ये तो था इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं हम बॉडी पार्ट की। देखिए बॉडी पार्ट में वो 2 बातें आपसे पूछ रहा है, फिर से रिपीट करता हूँ 2 बातें। वो ये पूछ रहा है आपसे कि नीति निर्देशक तत्व जो हैं उनकी मूलभूत मान्यताएं क्या हैं और उनकी उपयोगिताएं क्या हैं। ठीक है, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं नीति निर्देशक तत्वों में और उनकी उपयोगिता क्या है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर एक टेबल दे रखा है जो आपको दिख रहा होगा। इस टेबल में मैंने 3 टाइप से नीति निर्देशक तत्वों को डिवाइड किया है। ठीक है, पहला तो किया है मैंने समाजवादी, और दूसरा किया है गांधीवादी, और तीसरा किया है उदारवादी। जब हम आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक हम स्टडी करते हैं तो 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेदों में हमें कुछ अलग अलग टाइप की चीज़ें देखने को मिलती हैं, और वो जो चीज़ें देखने को हमें मिलती हैं उनको हम 3 भागों में नॉर्मली डिवाइड करके देख सकते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। कैसे? देखिए समाजवादी, जब हम आर्टिकल 39A को स्टडी करते हैं, आर्टिकल 39A को जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें हमें ये पढ़ने को मिलता है आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय। क्या मतलब क्या है इसको? ठीक है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आर्थिक आधार पर, चाहे वो किसी भी तबके से आता हो, आर्थिक आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा असमानताएं नहीं होना चाहिए। थोड़ी बहुत हो जाए तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा असमानताएं नहीं होना चाहिए आर्थिक आधार पर ना। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कोई ज़्यादा से ज़्यादा गरीब नहीं होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अमीर भी नहीं होना चाहिए। यानी कि अमीर है तो ठीक है चलेगा, लेकिन गरीब इतना नहीं होना चाहिए कि उसको आधारभूत सुविधाएं जो हैं वो उनसे वो वंचित रह पा रहा है। सामाजिक आधार पर किसी प्रकार की असमानता नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच की भावना नहीं होना चाहिए। समाज बराबर के पायदान पर खड़ा हो, यानी कि समाज के हर एक तबके का हर एक इंसान एक बराबर के पायदान पर होना चाहिए। राजनीतिक न्याय, राजनीति में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करना भी इस आर्टिकल का मेन उद्देश्य है। ठीक है, सबको सुविधाएं मिलनी चाहिए, है ना। इस प्रकार से आगे देखते हैं। देखो जब हम आर्टिकल 47 का जब हम आर्टिकल 47 को देखते हैं तो इसमें लिखा है अवसरों का मौका, है ना। अवसरों का मौका यानी कि जैसे स्वास्थ्य, अवसरों का मौका क्या होता है? अवसरों का मौका ये होता है जैसे आप किसी कंपटीशन की, जैसे मान लीजिए आप MPPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब MPPSC के लिए ये मैटर नहीं करता है कि आप किस सेक्शन से, किस कास्ट से या किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप एक भारतीय नागरिक हैं और एक भारतीय नागरिक होने के साथ साथ आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं। तो मध्य प्रदेश के निवासी, चाहे आप आउट ऑफ स्टेट्स भी हैं, सिर्फ आप भारतीय निवासी हैं तो आप इस एग्ज़ाम को फाइट कर सकते हैं, इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, तो अवसरों का मौका यही होता है, यानी कि सभी को बराबर के मौके सभी को मिलने चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से हम आर्टिकल 47 भी मैंने आपको बताया। साथ ही साथ में अब देख लेते हैं हम गांधीवादी। देखिए आपको पता हो गांधीवादी यानी कि गांधी जी की एक सोच थी कि ग्रामीण पंचायतें, यानी कि ग्रामीण भारत, और उन्होंने ये भी कहा था कि जो भारत जो है वो गाँव में बसता है। तो इनका मुख्य उद्देश्य था विकेंद्रीकरण पर। विकेंद्रीकरण का मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि गाँव का विकास सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर लगभग 80% पॉपुलेशन गांव में ही निवास करती थी। आज के टाइम पर भी यदि हम रेशियो की बात करें तो रेशियो में भी हमें लगभग 68% पॉपुलेशन हमें अभी भी गांव में ही देखने को मिलती है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या को हम कैसे किनारा कर सकते हैं? उससे किनारा नहीं किया जा सकता है।
तो कहने का तात्पर्य यही है, आर्टिकल जब 40 हम डिस्कस करते हैं तो उसमें ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बात की जाती है। साथ ही साथ में जब हम आर्टिकल 43A हम डिस्कस करते हैं तो उसमें ग्रामीण उद्योगों के बारे में बात की जाती है, यानी कि ग्रामीण स्तर पर छोटे छोटे उद्योग MSME को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है, जो कि अभी ठीक से नहीं हो पाया। जब हम आर्टिकल 43B की बात करते हैं तो उसमें सहकारी समितियों के बारे में बात करते हैं, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो होती हैं उनके बारे में बात करते हैं। इससे क्या होगा, इससे बचत होगी, और जब बचत होती है इंसान की तो वो उसकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति सुधरती है ना। उसके बाद आर्टिकल 46 जब हम स्टडी करते हैं तो आर्टिकल 46 में हमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितों के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है, यानी कि इनके हितों को ध्यान में रखना ज़्यादा आवश्यक है। ओके, उसके बाद तो ये तो था गांधीवादी। उसके बाद है उदारवादी। उदारवादी क्या है? उदारवादी में देखो आर्टिकल 44 जब हम पढ़ते हैं तो सिविल संहिता के बारे में हमें पढ़ने को उसमें मिलता है। सिविल संहिता क्या होता है? देखो, आप किसी भी धर्म से हैं, किसी भी जाति से हैं, आपकी कोई भी परंपराएं हैं, कैसे भी किसी भी प्रकार की आपकी परंपराएं रही हों, लेकिन इन सभी के आधार पर आप कुछ बेसिक फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, बेसिक, आप उनका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत चर्चा का विषय रहा है। सिविल संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट, एक तरह से जो सिविल कोड जो है वो काफ़ी चर्चा में रहा है और अभी भी रह रहा है वो चर्चा में, और शायद आगे चलकर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है उस पर। फिलहाल तो ये आर्टिकल 44 में हमें इसके बारे में जानने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट, निःशुल्क शिक्षा। देखो, जब हम आर्टिकल 45 पढ़ते हैं तो उसमें निःशुल्क शिक्षा के बारे में प्रावधान किया गया है, और निःशुल्क शिक्षा के बारे में प्रावधान को ही लेकर हमने इसको आर्टिकल 45 को हमने फंडामेंटल राइट्स बना दिया है। आपको पता होगा जब हम आर्टिकल 21A पढ़ते हैं तो वो राइट टू एजुकेशन हमने ऐड कर लिया है, तो वो इसीलिए किया है, ठीक है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, जब हम आर्टिकल 50 पढ़ते हैं तो उसमें हमें ये सब देखने को मिलता है। ओके गाइस, तो इस प्रकार से हमने इसकी उपयोगिता के बारे में जाना कि इसकी उपयोगिता क्या है, ठीक है। और देख लेते हैं थोड़ी बहुत। देखिए, आपको पता होगा नीति निर्देशक तत्वों की उपयोगिता राष्ट्र के शासन हेतु मूलभूत है ना, यानी कि मूलभूत तत्व है। और आपको पता होगा एक हमारे CGI रहे हैं, एक्स CGI, यानी कि MC चावला करके हैं, है ना, जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के। इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि यदि इन सभी तत्वों का पूरी तरह से पालन किया जाए तो हमारा देश पृथ्वी पर स्वर्ग की भांति लगने लगेगा। तो काफ़ी अच्छी बात इन्होंने बोली और पढ़ के भी बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो इस प्रकार से इनका महत्व हमें समझ आता है, इनकी उपयोगिता हमें समझ आती है नीति निर्देशक तत्वों की। साथ ही साथ में डॉक्टर BR अम्बेडकर, देखो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि निर्देशक तत्वों का बहुत बड़ा मूल्य है और ये भारतीय राज्य व्यवस्था के लक्ष्य और आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करते हैं। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। तो इससे, इन सब बातों से हमें पता चलता है कि इसकी मान्यता, नीति निर्देशक तत्वों की मान्यता और उपयोगिता क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने बॉडी पार्ट में 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों की मान्यताएं, और साथ ही साथ में हमने डिस्कस कर लिया है उपयोगिताएं। अब लास्ट पॉइंट उसका रह जाता है फुलफिल करने के लिए, वो है आलोचनात्मक लेख, ठीक है, यानी कि हमें इसका क्रिटिसाइज करना है। ओके गाइस, तो देख लेते हैं आलोचनात्मक, यानी कि आलोचनाएं क्यों हो रही हैं, इस चीज़ को लेकर क्यों आलोचनाएं हो रही है। देखिए, नीति निर्देशक तत्वों में काफ़ी अच्छे सुंदर प्रावधान हैं, लेकिन फिर भी इसकी आलोचना क्यों हो रही है? तो उसके कुछ रीजंस हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट, कोई कानूनी शक्ति नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो आपको पता होगा, जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें पढ़ने को ये मिलता है कि नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो अपने आप में गैर न्यायोचित हैं। गैर न्यायोचित होने का कारण क्या है? गैर न्यायोचित होने के कारण इनकी आलोचना की जाती है, ठीक है। और किसी ने इनको कूड़ादान भी कह दिया है, तो किसी ने इनको एक तरह से कर्मकांडी भी कह दिया है। कहने का तात्पर्य यह है, नीति निर्देशक तत्व जो हैं, यदि इनके प्रावधानों की आलोचना होती है या फिर इनके प्रावधानों का उल्लंघन होता है, तो इनके प्रावधानों को लेकर यानी कि कोई भी इंसान न्यायालय में नहीं जा सकता है ना। तो इसलिए हम कहते हैं गैर न्यायोचित है। यदि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो वो उसके लिए न्यायालय जा सकता है, आपको पता होगा। सेकंड पॉइंट क्या है? तर्कहीन व्यवस्था। देखो, ना ही इसको उचित तरीके से वर्गीकृत किया गया है और ना ही
ना ही तर्क संगत तरीके से व्यवस्थित किया गया है ना। तो इस प्रकार से कुछ लोगों ने कहा है कि ये तर्कहीन व्यवस्था है, इसको ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है और ठीक से व्यवस्थित भी नहीं किया गया है, कहीं से भी कुछ भी इसमें डाल दिया गया है। तो इस प्रकार से भी इसकी आलोचना की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है रूढ़िवादी। देखिए, आपको पता होगा इसमें काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कहीं ना कहीं इनसे ऐसा पता चलता है कि हम काफ़ी पीछे जी रहे हैं। और तो इसी आधार पर जो आलोचना करने वाले हैं उन्होंने इसको 19वीं सदी के इंग्लैंड के राजनीतिक दर्शन पर आधारित है कुछ इस टाइप से भी डिफाइन कर दिया है काफ़ी सारे लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है संवैधानिक टकराव। देखो, जब संविधान के बारे में हम पढ़ते हैं तो केंद्र और राज्यों के बीच टकराव की स्थिति बनी रहती है, आए दिन हम देखते हैं। साथ ही साथ में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच भी हमें देखने को मिलती है, और साथ ही साथ में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच संवैधानिक टकराव हमें देखने को मिलता है। सिंपल इसी टाइप से मौलिक अधिकार और निर्देशक तत्वों को भी इसी आधार पर इसका टकराव देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। अभी भी कुछ चीज़ों को लेकर होता है कि नीति निर्देशक तत्व ज़्यादा पावरफुल हैं या फिर फंडामेंटल राइट्स, तो इन चीज़ों को लेकर भी बहस हमेशा होती रहती है। ओके गाइज, तो इस प्रकार से हमने दोनों ही चीज़ें उसकी देखी, यानी कि तीनों चीज़ें हमने फुलफिल कर ली, यानी कि उसकी मूलभूत मान्यताएं, ठीक है, और उसकी उपयोगिता, और साथ ही साथ में आलोचनात्मक लेख है ना। आलोचना क्यों होती हैं, किन पॉइंट्स के बेसिस पर इसकी आलोचनाएं होती हैं, कम प्रभावशाली भी है ना, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से गाइस हमने बॉडी पार्ट के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया। साथ ही साथ में अब कंक्लूजन क्या होगा, कंक्लूजन में आप क्या ले सकते हैं। देखिए, कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखना। यदि आप कंक्लूजन ही निगेटिव देकर आएंगे, यानी कि लिख कर आएंगे, तो इससे जो कॉपी चेक करता है उसको काफ़ी निगेटिव इन्फॉर्मेशन जाती है आपको लेके। ठीक है, तो आपको हमेशा बैलेंस अप्रोच फॉलो करके एक पॉजिटिव वे में आपको कंक्लूजन लिखना है, चाहे क्वेश्चन कितना भी निगेटिव क्यों ना हो, समझे। तो आप कंक्लूजन में मेंशन कर सकते हैं। देखो, एक मामला है मिनर्वा मिल्स मामला, जो कि 1980 में आया था। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी मिनर्वा मिल्स मामले पर, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था अपनी जजमेंट में, 1980 की जजमेंट में, कि मूल अधिकारों और निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन स्थापित है ना, और अंत बिना निर्देशक तत्वों के मूल अधिकारों की प्राप्ति असंभव है। तो उन्होंने काफ़ी बड़ी बात कही थी। तो इस प्रकार से आप इसको कंक्लूजन में ऐड कर सकते हैं, तो इसका काफ़ी इंप्रेशन जाएगा कॉपी चेक करने वालों। तो गाइज, इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 1 इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आगे हम एक एक क्वेश्चन करके सारे के सारे क्वेश्चन हम 15 मार्क्स के डिस्कस करेंगे। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। देखिए, यदि आपको मेंस आंसर राइटिंग करनी है तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर हाय ज्वाइन द सिविल स्टडी कैफ़े आप लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, और आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर से आप जुड़ सकते हैं, ताकि आप ग्रुप में ऐड कर दिए जाएंगे। और वहाँ पर आपको, यदि आपका प्री क्वालिफाई है या फिर आपका स्कोर कार्ड के हिसाब से आप सेफ़ हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं, और पर्सनली व्हाट्सएप नंबर से भी आप जुड़ सकते हैं, ताकि जितने भी वीडियोस रिलीज़ होते हैं वो सीधे आप तक पहुंच जाएंगे सबसे पहले। और दूसरी चीज़ जो भी है, आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके आंसर्स भी वहाँ पर देखे जाएंगे। ओके गाइज, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।